बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। अच्छा बेटा, ये जो थ्योरी है ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल के लिए बनाई गई। इससे पहले जो VBT और MOT थी वो दोनों कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन और कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, कैसे बनेंगे वगैरह वगैरह उसके बारे में थी। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। इस थ्योरी में सबसे पहले कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं इनको एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है वो कितने तरह के हैं? एक है वो पेयर जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेगा, बॉन्ड पेयर जिसकी एनर्जी कम है, और जिसकी एनर्जी कम होती है वो फिर रिपल्जन भी क्या करता है, कम ऑब्जर्व करेगा, या रिपल्जन कम है तो एनर्जी भी कम होगी। और दूसरा पेयर होता है लोन पेयर जिसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है और रिपल्जन भी ज़्यादा होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने तरह के हैं? दो। कौन कौन से? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अच्छा, जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है, और जो लोन पेयर है वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेगा। जो बॉन्ड पेयर है वो रिपल्जन कम शो करेगा, और जो लोन पेयर है वो ज्यादा रिपल्जन शो करता है। मैं इसको एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। NH3 नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताएं? कौन से ग्रुप में होता है? 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। किसमें? ग्रुप 5A। इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, और सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन हम डॉट शेप में बनाते हैं, टर्मिनल एटम के इलेक्ट्रॉन क्रॉस शेप में। 3 4 पहले 4 अनपेयर्ड होते हैं, 5वां क्या हो जाता है? पेयर्ड। अब ये जो 3 अनपेयर्ड है ये पेयर बनाएंगे टर्मिनल एटम के इलेक्ट्रॉन से। जैसे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन मैं क्रॉस शेप में बना रहा हूं, मॉलिक्यूल है NH3। अब NH3 के मॉलिक्यूल में ये वाला पेयर वो है जिसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया, क्या कहलाएगा? और ये जो 3 पेयर हैं, डॉट और क्रॉस, ये तीनों वो पेयर है जिन्होंने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया, ये कहलाएंगे बॉन्ड पेयर। लोन पेयर जब भी बनेगा, मतलब लोन पेयर जो होता है उसकी एनर्जी तो वही रहेगी, लेकिन जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। ये जो एनर्जी रिलीज होती है क्या कहलाती है? बॉन्ड एनर्जी। तो अब आप खुद बताइए, अगर बॉन्ड पेयर बॉन्ड एनर्जी को रिलीज करें
तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी या ज़्यादा? जी, बॉन्ड पेयर अगर एनर्जी को रिलीज करें तो एनर्जी कम हो जाएगी ज़्यादा? बॉन्ड पेयर की एनर्जी कम होती है, लोन पेयर की एनर्जी, क्या ये बात समझ आ गई? तो भाई VSEPR थ्योरी के मुताबिक दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड पेयर और एक होते हैं लोन पेयर। एक वो पेयर जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है, एक वो पेयर जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता। अच्छा, इस थ्योरी का वो सेकेंड लास्ट पॉइंट है, बट मैं यही बताना चाह रहा हूं ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या लिखा है इस पॉइंट में कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेता है उसको एक्टिव सेट में काउंट नहीं करते। यानी ना वो ना तो बॉन्ड पेयर होता है ना ही लोन पेयर होता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं इसको। कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, फिर CO2। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 6 है। 1 2 3 4 5 और 6, ये वाले तो लोन पेयर हैं। वैसे टर्मिनल एटम के बॉन्ड और लोन पेयर की बात करते नहीं है, बट मैं वैसे ही कर रहा हूँ कि 1 2 हो गया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 और 6, ये तो हो गए लोन पेयर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाने में हिस्सा लिया, लेकिन आपको पता है किसी भी दो आइटम में पहला बॉन्ड होता है सिग्मा। पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। और जो दूसरा बॉन्ड होता है वो क्या होता है? पाई बॉन्ड। अब इस बात को समझना है आपने कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये तो एक्टिव सेट है, लेकिन पाई बॉन्ड वाले पेयर जो हैं वो दे आर नॉट एक्टिव सेट। इसका मतलब है CO2 के मॉलिक्यूल में कितने एक्टिव सेट्स हैं? CO2 के मॉलिक्यूल में कितने एक्टिव सेट हैं? 2। एक एक्टिव सेट ये हो गया पाई बॉन्ड वाला, सिग्मा बॉन्ड वाला। एक एक्टिव सेट ये हो गया। पाई बॉन्ड वाले एक्टिव सेट नहीं होते, यही तो पॉइंट है। 4 एक्टिव सेट नहीं है। कितने एक्टिव सेट हैं? 2। एक पेयर ये है एक्टिव सेट 1, एक पेयर ये है एक्टिव सेट 1। ये जो पेयर है ऊपर वाला पाई बॉन्ड वाले, ये एक्टिव सेट में काउंट नहीं होते। क्या ये बात क्लियर है? तो बेटा सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन वाले एक्टिव सेट होंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन वाले एक्टिव सेट नहीं होते। तो ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एक्टिव सेट ही उसकी शेप डिसाइड करते हैं। ये इस थ्योरी का लास्ट पॉइंट था। मैं आगे मजीद बता रहा हूँ इसके पॉइंट्स में। थ्योरी कहती है कि चूंकि ये एक्टिव सेट यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये एक्टिव सेट क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो रिपेल तो करेंगे। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर करेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम दूर होना चाहेंगे ताकि
मिनिमम रिपल्जन आ सके, मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर करेंगे ताकि क्या आ सके, मिनिमम डिस्टेंस एक्वायर हो सके, मैक्सिमम डिस्टेंस ताकि मिनिमम रिपल्जन हो, क्योंकि जितनी कम रिपल्जन होती उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब मैं आपको इसको इस तरह से समझाता हूं कि अगर एक्टिव सेट दो हैं, दोनों बॉन्ड पेयर हैं, तो एक चला जाएगा इस तरफ, एक चला जाएगा इस तरफ, एक चला गया इस तरफ, एक चला गया इस तरफ, दोनों के दरम्यान एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का शेप हो जाएगी लीनियर। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। और अगर एक्टिव सेट 3 है, तो सेंट्रल एटम तीनों इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगे, एंगल आ जाएगा 120 डिग्री का और शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। इनमें ए जो वो सेंट्रल एटम है, बी जो बॉन्ड पेयर है। अब अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं तो चारों इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगे, और जब चारों इक्वल डिस्टेंस पे जाते हैं तो शेप आप सब जानते ही हैं, टेट्राहेड्रल हो जाती है। और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जो कि एक दूसरे के दरमियान ही एक्वायर कर लेते हैं ताकि रिपल्जन मिनिमम हो सके। फर्दर ये थ्योरी कहती है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करती है उस मॉलिक्यूल में मौजूद टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। उन एक्टिव सेट में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। क्यों भाई ये बॉन्ड पेयर के अलावा लोन पेयर पे क्यों शेप डिपेंड कर रही है? क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप में लोन पेयर का भी बहुत किरदार है। वजह उनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में एक रिपल्जन होती है। ऑर्डर ऑफ रिपल्जन बिटवीन बॉन्ड एंड लोन पेयर इज, जिसके बेस पर शेप डिसाइड होती है। अगर दो लोन पेयर होंगे तो उनकी रिपल्जन सबसे ज्यादा होगी। वजह क्योंकि दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा है तो रिपल्जन भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है तो रिपल्जन थोड़ी सी कम हो जाएगी। वजह क्योंकि एनर्जी भी कम है। और अगर दोनों बॉन्ड पेयर हैं तो रिपल्जन और कम हो जाएगी। वजह क्योंकि दोनों की एनर्जी कम है तो रिपल्जन भी कम। यानी जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं रिपल्जन का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्जन। तो बेटा ये थे पॉइंट्स VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के। इनको नोट कर लें।
बेटा कॉपी कर लिया सबने? वो तमाम बच्चे जो लेट आए हैं वो पिक्चर अब ले लें, मैं इसको आगे मूव कर रहा हूँ। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ये थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में है। थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एक्टिव साइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड पेयर और एक होते हैं लोन पेयर। बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। लोन पेयर सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द होंगे, टर्मिनल एटम के नहीं। सही है। बॉन्ड पेयर की एनर्जी कम होगी, लोन पेयर की एनर्जी ज्यादा होगी, और जिनकी एनर्जी कम होती है वो रिपल्जन भी कम शो करते हैं, जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है वो रिपल्जन भी ज्यादा शो करते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने बॉन्ड पेयर लोन पेयर को समझाने के लिए NH3 की एग्जांपल ली। NH3 के पास ये एक पेयर लोन पेयर है, इसने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ये एक N का इलेक्ट्रॉन है डॉट शेप में। सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन डॉट शेप में होते हैं, टर्मिनल एटम के इलेक्ट्रॉन क्रॉस शेप में होते हैं। इसको डॉट एंड क्रॉस यानी लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस शेप में बनाए, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, नाइट्रोजन का एक अनपेयर्ड और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, नाइट्रोजन का एक और अनपेयर्ड और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया। जब ये बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी कहलाती है बॉन्ड एनर्जी। तो तीनों बॉन्ड पेयर में बॉन्ड एनर्जी रिलीज हुई। बॉन्ड पेयर की एनर्जी इसीलिए कम होती है, लोन पेयर ने कोई एनर्जी रिलीज नहीं की है, इसीलिए लोन पेयर की एनर्जी ज्यादा होती है। फिर अगला पॉइंट जो कि वैसे थ्योरी में एक्चुअली पॉइंट नंबर 5 है, लेकिन हम साथ में डिस्कस इसलिए करें ताकि क्लैरिटी आ जाए कि वो इलेक्ट्रॉन के पेयर जो पाई बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं उनको एक्टिव साइट में काउंट नहीं करते। जैसे CO2 के मॉलिक्यूल में C और O के दरम्यान नीचे वाला पेयर ये पाई बॉन्ड है, ये नीचे वाला पेयर पाई बॉन्ड है, एक्टिव साइट हो गए ये दो। ऊपर वाला किसी भी दो आइटम में पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, सॉरी नीचे वाले बॉन्ड दोनों सिग्मा बॉन्ड है, एक्टिव सेट। ऊपर वाले दोनों पेयर जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, यानी पाई बॉन्ड के पेयर हैं, और पाई बॉन्ड के पेयर एक्टिव सेट में काउंट नहीं होते। यानी CO2 के मॉलिक्यूल में सिर्फ दो ही सिग्मा बॉन्ड वाले पेयर हैं और वही दोनों एक्टिव साइट काउंट होंगे। जो पाई बॉन्ड वाले पेयर होते हैं वो एक्टिव साइट में काउंट नहीं होते।
एक्टिव सेट यानी इलेक्ट्रॉन के पेयर चूंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसका मतलब वो रिपेल करेंगे। अब वो जब वो रिपेल करेंगे तो वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर करेंगे ताकि उनमें रिपल्जन मिनिमम रहे। जैसे अगर दो पेयर हैं, इन बी को मैं बॉन्ड पेयर कह रहा हूं, अगर दो पेयर हैं, ए सेंट्रल एटम है तो दो पेयर हैं, दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस जाएंगे लीनियर शेप में 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल पर। और अगर तीन बॉन्ड पेयर हैं और सेंट्रल एटम ए, तो तीनों इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगे 120 120 120, क्योंकि एक सर्कल में 360 डिग्री होता है। तो ट्रायगोनल प्लेनर शेप, ये दोनों प्लेन शेप्स हैं, लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल शेप है इसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल। टेट्राहेड्रल शेप प्लेन शेप नहीं है, थ्री डायमेंशनल शेप कहलाती है। सही है। लीनियर के लिए एक और वर्ड भी यूज हुआ, इसको कहा जाता है कोप्लेनर शेप। लीनियर शेप क्या कहलाती है? कोप्लेनर शेप। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि कौन सी शेप कोप्लेनर होती है। प्लेन शेप कौन सी है? लीनियर और ट्रायगोनल प्लेनर शेप, ये प्लेन सरफेस पे बनाई जा सकती हैं, बट ये जो टेट्राहेड्रल शेप है ये थ्री डायमेंशनल शेप होती है, ये 3D शेप होती है। और जो 3D शेप यानी थ्री डायमेंशनल शेप होती है, इसको बनाने के लिए आप पेपर यूज नहीं कर सकते, नहीं, आपको थ्री डायमेंशनली देखना पड़ता है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। सेंट्रल एटम ए, टर्मिनल एटम कौन है? बी। फिर थ्योरी का अगला पॉइंट है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप डिपेंड करती है उसमें मौजूद टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सेट। एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर, जो कहते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, क्योंकि उन बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्जन का एक ऑर्डर होता है। ये पॉइंट तमाम बच्चों ने आखिर में आके पढ़ लिया था कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्जन सबसे ज्यादा लोन पेयर में वजह, क्योंकि लोन पेयर की एनर्जी हाई है तो रिपल्जन भी हाई है, बॉन्ड पेयर की एनर्जी कम है तो रिपल्जन भी कम है। तो भाई हाई एनर्जी हाई रिपल्जन, हाईएस्ट रिपल्जन हो जाएगी। हाई एनर्जी लो एनर्जी, रिपल्जन थोड़ी सी कम हो जाएगी। लो एनर्जी मतलब लो रिपल्जन, रिपल्जन लीस्ट हो जाएगी। तो बेटा आगे जाते हुए रिपल्जन का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। अब तमाम स्टूडेंट ऐसा करें, पिक्चर इसकी ले लें क्योंकि मैं इसको रिमूव करूंगा। यहां से जी क्लास रिमूव कर दूं? ठीक है।
बेटा रिमूव कर दूं इसको। जी अब मैं रिमूव कर रहा हूं इसको। बेटा हमने एक पॉइंट लिखा था, सेकंड लास्ट पॉइंट, जरा देखें। शेप ऑफ मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करती है? टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सेट। उन एक्टिव सेट में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर और कितने। अभी हम इसी का एक प्रूफ देखेंगे इस टेबल की फॉर्म में। यहां मैं लिख रहा हूं टोटल एक्टिव सेट। उनमें बॉन्ड पेयर कितने? लोन पेयर कितने? मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होगा? उसमें सेंट्रल एटम ए कौन से ग्रुप से है ये बताना बहुत जरूरी है, इससे प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। फिर उसकी शेप क्या बनेगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, और इसके अलावा एग्जाम्पल्स। ये टेबल जो है बेटा ये बहुत काम का टेबल होगा आपके लिए, क्योंकि ज़्यादातर शेप वाले क्वेश्चंस में बच्चे इसलिए फंस जाते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि सेंट्रल एटम कौन कौन से ग्रुप से। अगर आपको ग्रुप और उनके एलिमेंट्स ही नहीं पता तो पहले वो देख लेते हैं। ग्रुप 1A लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ज़्यादातर ये एलिमेंट यूज होते हैं। हाइड्रोजन भी वैसे ग्रुप 1A में आ जाता है। इन सब के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 2A बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ज़्यादातर ये एलिमेंट यूज होते हैं। इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 3A बोरॉन और एल्युमिनियम यूज होंगे। इनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। ग्रुप 4A कार्बन, सिलिकॉन, 1, 2, 3 और 4, पहले 4 तक अनपेयर्ड होते हैं। 5वें इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग शुरू हो जाती है। ग्रुप 5A नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी। वन, 2, 3, 4 और 5th इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। सही है। ग्रुप 6A ऑक्सीजन, सल्फर, 1, 2, 3, 4, 5th एंड 6th इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। ये लोन पेयर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? बाकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर बना सकते हैं, नहीं वो बॉन्ड बनाएंगे। ग्रुप 7A 7 इलेक्ट्रॉन,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 1 2 3 4 5 6 and 7 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 8A नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन वगैरह 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन याद होने से हमें इस टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर टोटल एक्टिव सेट 2 हैं तो फिर दोनों ही बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता। ऐसे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होगा Ab2। इसमें B, मैं ये क्लियर कर दूं, A को हम सेंट्रल एटम बोलते हैं, ये इससे पहले भी मैंने बताया। B को हम टर्मिनल एटम बोलेंगे। Ab2। अब इसमें A कौन कौन से ग्रुप से हो सकता है? A अमूमन होता है ग्रुप 2A से। A कौन से ग्रुप से हो सकता है? 2A से। बाज़ों का ग्रुप 4A वाले भी हो सकते हैं। ग्रुप 2A के अलावा ग्रुप 4A वाले भी हो सकते हैं। शेप क्या होगी? लीनियर। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। एग्जाम्पल में है ग्रुप 2A वाला, जैसे कि बेरिलियम BeCl2, या फिर एग्जाम्पल में है CO2, CS2, C2H2। C2H2 में एक्चुअली सेंट्रल एटम 2 हैं, इसलिए फॉर्मूला C2H2 है। अगर बॉन्ड पेयर, अगर टोटल एक्टिव सेट 3 होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। Ab3 सेंट्रल एटम A कौन से ग्रुप से होगा? ग्रुप 3A से होगा। शेप बनेगी ट्रायगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। एग्जाम्पल है। अच्छा, इसमें अगर एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम हुए तो बेटा वो ग्रुप 4A वाला भी हो सकता है। ग्रुप 4A में सिर्फ और सिर्फ कार्बन, ऐसे ग्रुप 4A में सिर्फ और सिर्फ कार्बन। फिर उसके फॉर्मूला ज़रा डिफरेंट भी होते हैं। देखें, ग्रुप 4A वाला, सॉरी ग्रुप 3A था सेंट्रल एटम, माय मिस्टेक। यहाँ सेंट्रल एटम ग्रुप 3A का होगा, यहाँ पर ग्रुप 4A का होगा। अब वो जो ग्रुप 4A का सेंट्रल एटम हो वो सिर्फ एक ही बनेगा और वो है कार्बन। 3A वाला कौन सा है? बोरॉन। एग्जाम्पल है Bf3, AlCl3, BH3, और ग्रुप 4A अगर होगा तो C2H4। अब अगर टोटल एक्टिव सेट 4 है तो हो सकता है चारों बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो सकता है 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो। 3 केसेस है इसमें। अब यहां फॉर्मूला होगा AB4, यहां फॉर्मूला होगा AB3। अब आप कहेंगे सर AB3 तो ऊपर भी था। बेटा ऊपर जो AB3 था उसमें सेंट्रल एटम किसी और ग्रुप से था, यहाँ सेंट्रल एटम किसी और ग्रुप से होगा। यहाँ AB2, आप कहेंगे सर AB2 तो ऊपर भी था, बट यहाँ सेंट्रल एटम किसी और ग्रुप से होगा। जैसे इसका सेंट्रल एटम तो होगा ग्रुप 4A से, इसका सेंट्रल एटम होगा ग्रुप 5A से,
इसका सेंट्रल एटम होगा ग्रुप 6A से, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ग्रुप 5A इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ग्रुप 6 इज ऑक्सीजन, सल्फर। चलें अब हम देखते हैं शेप। ग्रुप 4A वाले अगर AB4 फॉर्मूला बनाएंगे, ग्रुप 4A वाले अगर AB4 फॉर्मूला बनाएंगे तो शेप होगी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री, और एग्जाम्पल है CH4, SiF4, CCl4, एक C2H6Bs में सेंट्रल एटम 2 हैं, CBr4 वगैरह। इसमें एक लोन पेयर होने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, कम होकर हो जाता है 107 डिग्री। इसमें नीचे वाले में लोन पेयर 2 हो जाते हैं, बॉन्ड एंगल और कम होकर हो जाता है 104.5 डिग्री। जब बॉन्ड एंगल 107 है, सेंट्रल एटम ग्रुप 5A का है, ग्रुप 5A वाला AB3 शेप शो करेगा। ग्रुप 5A नाइट्रोजन, फॉस्फोरस AB3 शेप शो करेंगे, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। ये शेप हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल, बॉन्ड एंगल हो गया 107 डिग्री। अगर ग्रुप 6A वाले, बेटा यहाँ ग्रुप 2A वाले थे जो AB2 शो कर रहे थे, अगर ग्रुप 6A वाले AB2 शेप शो कर रहे हैं तो फिर शेप हो जाएगी बेंटेंगुलर, और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 104.5 डिग्री। बेटा ट्राइगोनल पिरामिडल वाली एग्जांपल में NH3, NF3, PCl3, PH3 वगैरह। एक बात याद कर लें, ये टेबल जो है इसकी लर्निंग बहुत जरूरी है। अगर आपको ये टेबल याद है, देखो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा ना हो, बट यहां मैं एक्स्ट्रा क्या एफर्ट आपके लिए कर रहा हूं कि आपको प्रिडिक्ट करने में आसानी हो। आपको सेंट्रल एटम बता रहा हूं मैं। सेंट्रल एटम अगर ग्रुप 2A के AB2 फॉर्मूला बनाए, ग्रुप 4A वाले AB2 फॉर्मूला बनाए, अगर ग्रुप 3A वाले AB3 फॉर्मूला बनाए, ग्रुप 4A वाले AB3 फॉर्मूला बनाए, अगर ग्रुप 4A वाले AB4 फॉर्मूला बनाए, ग्रुप 5A वाले AB3 फॉर्मूला बनाए, ग्रुप 6A वाले AB2 फॉर्मूला बनाए। वो यहां पर आप देख रहे हैं, देखें सल्फर है ग्रुप 6A का, सल्फर AB2 फॉर्मूला बना रहा है H2O। अब यहां क्या हुआ, यहां B पहले लिखा हुआ है, A बाद में लिखा है, क्योंकि लिखते इसी तरह से H2S। ये सब एग्जांपल है बेंटेंगुलर शेप्स की। तो बेटा ये टेबल याद करना जरूरी है। इस टेबल में और कुछ आपकी हेल्प की नहीं जा सकती है। इस टेबल को याद करना है और बाय प्रैक्टिस लर्निंग हो जाती है। नोट करें इसको।
जी बेटा कॉपी कर लिया सबने? खामोश हो जाएं। अच्छा, हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लिया था। हाइब्रिडाइजेशन या फिर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, बेटा VSEPR थ्योरी जो है वो भी शेप के बारे में है, हाइब्रिडाइजेशन भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में ही है। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी डिफरेंट है, जैसे S सबसे कम एनर्जी है, P की एनर्जी ज़्यादा है, और फिर D की एनर्जी उससे ज़्यादा है, फिर F की एनर्जी ज़्यादा है। बेटा P में तो हमने पढ़ा था PY और PZ की एनर्जी बराबर है, और PX की एनर्जी क्या है? P में तो PY PZ और PX की एनर्जी भी बराबर नहीं होती है, इनमें भी फर्क आता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल नहीं होती है, लेकिन जब ये अनइक्वल एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो ये मिलकर इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनाते हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस इन विच atomic orbitals of different energy combine to give
इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी 4 ऑर्बिटल मिलेंगे तो रिजल्ट में भी 4 ही ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अगर 2 ऑर्बिटल मिलेंगे तो रिजल्ट में भी 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 3 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो रिजल्ट में भी 3 ही ऑर्बिटल मिलेंगे। द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी कंबाइन टू गिव इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी और उनकी शेप भी सिमिलर होगी एंड सिमिलर शेप, ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हाइब्रिडाइजेशन या फिर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल हाइब्रिड हो जाते हैं। अच्छा, हमने एमओटी में पढ़ा था कि एस और पी ऑर्बिटल के मिलने पर, याद होगा आपको, ये वाली शेप बनती है। सही है, एस और पी ऑर्बिटल के मिलने पर इस तरह की शेप बनती है। अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। आप सब जानते हैं 3 टाइप्स हैं, लेकिन एक्चुअली इसकी मजीद टाइप्स भी हैं, वो आपने अपनी थ्योरी में नहीं पढ़ी थी, बट एप्टीट्यूड में देखेंगे हम। मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स बता रहा हूं। उसमें परसेंट एस, अगर एस कंबाइन होगा वो तो बिल्कुल होगा। पी की परसेंटेज, डी की परसेंटेज, यानी हम डी वाले ऑर्बिटल भी देखेंगे इसमें। फिर उनकी शेप क्या होगी, उनके बॉन्ड एंगल क्या होंगे। पहली हाइब्रिडाइजेशन है एसपी। एसपी में पी का, एस का कैरेक्टर भी 50%, पी का कैरेक्टर भी 50%, डी तो है नहीं। इसकी शेप क्या बनेगी? लीनियर। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। और एग्जांपल आप जानते हैं, ऊपर मैंने बता दिया है, दोबारा देख लें भले। BCl2, C2H2, CO2 वगैरह वगैरह। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें S की परसेंटेज 33.33 होती है। राउंड ऑफ करके हम 33 लेते हैं। P की परसेंटेज 66.66 होती है। D की परसेंटेज नहीं होती है। राउंड ऑफ करके P को हम 67% लेते हैं। शेप होगी, आप ये भी जानते हैं वैसे, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। एग्जाम्पल है BF3, AlCl3, C2H4 वगैरह। sp3 में S की परसेंटेज 25 है, P की परसेंटेज 75 है और D की को परसेंटेज नहीं, क्योंकि D कंबाइन नहीं हुआ। और इसमें शेप बनती है टेट्राहेड्रल, आपने पढ़ा ही है। बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। अच्छा, इसको ना डिग्री और मिनट्स में भी लिख सकते हैं। 109 डिग्री 25 मिनट्स। अच्छा, बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल की। CH4, SiF4, CCl4 वगैरह वगैरह। अब आते हैं जिसमें d ऑर्बिटल भी कंबाइन हो जाएगा। sp3d। अब इसमें बल्कि पहले हम देख लेते हैं dsp2। D इनर शेल का है और फिर sp2, यानी एक S है, एक D है और 2 P हैं। 25% S, 50% P, 25% D का कैरेक्टर होगा। शेप होती है स्क्वायर प्लेनर।
अमूमन ये शेप और इसमें एंगल होता है 90 डिग्री। अमूमन ये कॉम्प्लेक्सेस में बनती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, जैसे कि कॉपर जिसमें 4 यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। लिख रहा हूं मैं, कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कॉपर और मैंगनीज है जो ये वाली शेप बनाते हैं, और कोई नहीं। एग्जाम्पल और भी हो सकती है, हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बाकी डिटेल इसकी अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आएगी, वहां मैं दोबारा से इसी हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र भी करूंगा। sp3d 20%, 60%, 20%, ये होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें बॉन्ड एंगल 90 भी होता है और 120 भी होता है। और ये भी कॉम्प्लेक्स में भी बनती है और कॉम्प्लेक्स के अलावा कंपाउंड में भी बनती है। PCl5 की शेप होती है। और इसके अलावा ज़्यादातर क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा। लास्ट वन sp3d2 क्या होगी, sp3d2। अच्छा, इसमें परसेंटेज ऐसा करें जरा, 100 डिवाइड करवाएं 6 से, 16.66%। तकरीबन 17% कहेंगे, राउंडेड ऑफ। एस की हो गई। और 50% पी का करेक्टर हो गया। ,33% डी का करेक्टर है, जिसको आप 33% ले सकते हैं, राउंडेड ऑफ। नीचे मैं राउंडेड ऑफ वैल्यू लिख रहा हूं। इसकी शेप होती है ऑक्टाहेड्रल शेप, और इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एग्जाम्पल है SF6, या फिर वो तमाम कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। बेटा ये जो लास्ट के 3 मैंने बताए हैं, 1, 2 और ये 3, ये तीनों अब हम इसके बाद हम कब जिक्र करेंगे इसका, कॉम्प्लेक्सेस जब पढ़ेंगे, और वो होगा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक्स में। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक्स में कॉम्प्लेक्सेस में हम इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इन सबको नोट कर लें अब आप। अच्छा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो गई, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, डाइपोल मोमेंट मैंने आप लोगों को करवा दिया था ना। बॉन्ड एनर्जी, 2 टॉपिक आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इनका आपस में क्या रिलेशन है, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ का, और बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करते हैं, ये सब आप देखिएगा।
जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ते जाते हैं बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती जाती है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 154 पिकोमीटर, 0.154 नैनोमीटर। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम, 134 पिकोमीटर, 0.134 नैनोमीटर। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है 1.22 एंगस्ट्रॉम, 120 पिकोमीटर, 0.120 नैनोमीटर। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ छोटा सा टॉपिक है, आपकी बुक में पेज नंबर 66 और 65, 66, 67 बनता है। 65, 66, 67 उस पर बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ इन दोनों के बारे में मिल जाएगा, वो पढ़ लीजिएगा। थ्योरी बुक की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट ईयर की। सिक्सटी 66, 67 बेटा चैप्टर, ये टॉपिक यानी हमारा बॉन्डिंग एंड थ्योरीज भी कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू करवा दूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स टॉपिक 1, टॉपिक 2 मैटर की स्टेट में गैसेस, टॉपिक 3 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हो गया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड देन केमिकल बॉन्डिंग एंड थ्योरीज। यही सब हुए देखें। केमिकल एनर्जेटिक हमने किया था। अच्छा देखें, अब इसके बाद मैं आपको केमिकल एनर्जेटिक्स आपकी थ्योरी बुक में चैप्टर नंबर 11 है वो, मैं इसके बाद आपको क्या करवा रहा हूँ, केमिकल एनर्जेटिक्स थ्योरी बुक में चैप्टर नंबर 11 है। और उस टॉपिक का प्रॉब्लम, उस चैप्टर का प्रॉब्लम क्या है कि आप वो बच्चे हैं जिन्होंने रिड्यूस सिलेबस में वो चैप्टर नहीं पढ़ा। अब इसमें थोड़ी सी हमारी एफर्ट बढ़ जाती है कि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देने होंगे। जैसे आपको याद होगा, मैं इस चैप्टर के बाद क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बॉन्डिंग में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, बॉन्ड हेबर्ट साइकिल। एक्चुअली बॉन्ड हेबर्ट साइकिल इस केमिकल एनर्जेटिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। टॉपिक नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम। केमिकल एनर्जेटिक्स, जिसमें हम थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। थर्म लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, मीनिंग हीट एनर्जी, डायनामिक मीन्स
मोशन और मूवमेंट। खामोश हो जाए बेटा, अब आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली इट इज ब्रांच ऑफ साइंस equally applicable on physics। यही वजह सेकेंड ईयर फिजिक्स में एक बड़ा चैप्टर था हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एक चैप्टर जो कि आपने रिड्यूस सिलेबस में छोड़ दिया, उसमें थर्मोडायनेमिक्स है। और इसके अलावा ये इंजीनियरिंग पर भी एप्लीकेबल है। वो बच्चे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स का प्रॉपर एक एग्जाम पूरा सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और वो तमाम स्टूडेंट जो आगे चलकर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एविएशन या जो है ये मिसाइल्स और इस तरफ जाएंगे, तो वो उसमें थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत ज़्यादा है। केमिस्ट्री में बहुत कम है, मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री। यस, मैंने वहाँ पीआईए में ज़रूर पढ़ा है। वजह थर्मोडायनेमिक्स जो है एक्चुअली सारे इंजन्स इसी बेस पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। जैसे आपने कार्नोट इंजन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, उसकी एफिशिएंसी कितने परसेंट है? 100%। वजह क्योंकि वो आइडियल है, उसमें एक ऐसा सिस्टम अचीव किया हमने जो पॉसिबल ही नहीं है, वो है आइसोलेटेड सिस्टम। हम अभी इसी चैप्टर में इसी टॉपिक में देखेंगे भी। आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है कि हम अचीव कर सकें, क्योंकि बेटा जो एनर्जी है ना, उसका कंट्रोल सिर्फ किसके पास है? अल्लाह ताला के पास। खुदा ताला ने इस कायनात में जितनी एनर्जी ऐड कर दी है, हम उसमें इतना सा भी इजाफा नहीं कर सकते, इतनी सी भी कमी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है कि इंसान एनर्जी को कंट्रोल करना चाहता है, इंसान एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता। हम एफिशिएंसी बढ़ा जरूर है इंजन की, लेकिन कभी भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी क्या हो जाए 100%, क्योंकि हम क्या अचीव नहीं कर सकते? आइसोलेटेड सिस्टम। हम एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम एनर्जी को रोक नहीं सकते। एनर्जी फ्लो करती रहेगी, क्योंकि एनर्जी को फ्लो करने के लिए मीडियम भी रिक्वायर्ड नहीं है। और ऐसी जो रेडिएशंस होती हैं जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता फ्लो करने के लिए, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में कहा जाता है कि फ्यूचर वॉर्स जो हैं दुनिया में, वो इसी पर ही होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर होंगे। जिसके पास जितना बेहतर कंट्रोल होगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, वो वॉर को कंट्रोल कर रहा होगा। और इसका थोड़ा सा सबूत अभी रिसेंट जो स्कर्मिश था पाकिस्तान इंडिया का, उसमें हुआ कि पाकिस्तान ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करके दिखाया। कंट्रोल करने से मुराद है कि आप अपनी आपस में बातचीत, क्योंकि हम जो आरटी रेडियो ट्रांसमिशन, सही है, हम अपनी आरटीज को सुनने नहीं दे रहे, कंट्रोल किया हुआ है, और दूसरे की आरटी सुन रहे हैं, तो इट इज कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कि हम इस चैप्टर में थोड़ा सा इसको डिस्कस भी करेंगे। विजिबल रीजन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है, जिसमें कितने कलर्स हैं? 7। विबग्योर एक्चुअली इसका असल जो नाम है वो रॉय जिबिब, आर से शुरू होता है, वी पे खत्म होता है। रेड, ऑरेंज, येलो, फिर जी, ग्रीन, बिब, BIV, ब्लू, इंडिगो, वॉलेट, फिर इसके आगे शुरू होता है अल्ट्रा वायलेट, फिर इसके आगे आती है एक्स रेज, फिर आती है गैमा रेज, और सबसे खतरनाक है कॉस्मिक रेज। और अगर पीछे की तरफ आए, रेड से पहले इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से पहले माइक्रोवेव,
और माइक्रोवेव खतरनाक है, यस। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके अंदर कोई चीज रखकर उसको बंद करते हैं, फिर हाथ बांध के अंदर देख रहे होते हैं क्या चल रहा है, सही है। इसीलिए उसमें चाइम्स भी लगे हुए, 5 टाइम्स बजता है वो। उसका मतलब यह है कि अब सेफ अब करीब आ जाओ। उसके डोर के साइड पर एक हैजर्ड लिखा हुआ भी है कि कम से कम आप 1 मीटर यानी 3 फीट, और बेटर है कि 3 मीटर यानी 9 फीट दूर है। और जिनके नहीं लिखा हुआ इसका मतलब है कि वो नहीं लगा रहे स्टिकर, ये है माइक्रोवेव के हैजर्ड में है, तो वो रेडिएशन खतरनाक है एक्चुअली। क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसके करीब, मतलब उससे बहुत ज्यादा एक्सपोज हो नहीं रहे, इसलिए हमें खतरा इतना फील हो नहीं रहा। अब जैसे एक्सरेज हैं, हम खुदा ना खास्ता कभी साल में एक दफा या कभी 5, 4, 10 साल बाद हो गया, लेकिन जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है उसका सर देखिएगा गंजा होगा बेचारा, अगर ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, ज्यादा टाइम गुजार चुका है। तो वजह क्या है कि एक्सरे रेडिएशन उसकी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। ऑल्दो उसने एक प्रोटेक्टिव जब वो गार्ड पहना हुआ भी होता है, यानी बॉडी गार्ड, वो बना होता है लेड का, लेड शीट, और वो एक खास डिस्टेंस पे भी जाता है और एक रूम में जाके बैठता है। फिर भी क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा हूं रेडिएशन से, तो क्या हो रहा है। अब ऐसे ही ये जो मोबाइल वेव्स हैं, टेलीविजन वेव्स हैं, टीवी वेव्स तो इतनी नहीं है क्योंकि पीटीवी की वेव्स तो मतलब को देखता भी नहीं है, लेकिन है टेलीविजन वेव्स हैं, लेकिन रेडियो वेव्स बहुत है, मोबाइल वेव्स बहुत हैं, ये भी बहुत खतरनाक है। और इसका इफेक्ट आपको नजर आ रहा होगा बर्ड्स, स्पैरो, आप में से कुछ हैं, मुझे लग रहा है, शक तो मुझे था, अब यकीन हो रहा है। तो ये जो है, इनके कम होने की वजह भी है मोबाइल वेव्स, टेलीविजन वेव्स। अब थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसमें थर्म यानी हीट एनर्जी, डायनेमिक्स यानी मूवमेंट। अब सवाल ये है कि हीट एनर्जी मूव किसके दरमियान करती है। थर्मोडायनेमिक कहती है इस कायनात के 2 हिस्से हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग। ये अगर यूनिवर्स है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा जी, सराउंडिंग का पार्ट होती है, क्या सराउंडिंग का पार्ट है बताएं? बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर इज सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सही है। तो हीट एनर्जी मूव करती है किस किस के दरमियान? सिस्टम से निकलेगी, किसको मिलेगी? सराउंडिंग से निकलेगी, किसको मिलेगी? सिस्टम। सिस्टम सराउंडिंग की हीट एनर्जी को सम करें तो वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। बेटा थर्मोडायनेमिक हीट एनर्जी की कंजर्वेशन की बात ही तो करती है कि हीट एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है, हमेशा कांस्टेंट है। ये बात मैं लिख रहा हूं। ब्रांच ऑफ साइंस इक्वली एप्लीकेबल ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग deals with study about all the laws or principle governing conservation of heat energy. अच्छा, थर्मोडायनेमिक के टोटल 4 लॉज हैं। एक लॉ है जीरोथ लॉ। इन लॉज के अनदर नेम है, वो भी याद करना, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जीरोथ लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। बात वही हो रही है।
सिस्टम, अगर एक को सिस्टम मान लो, एक को सराउंडिंग मान लो। ये बात फर्स्ट लॉ ने बताई थी। फर्स्ट लॉ ने इसको मजीद मॉडिफाई कर दिया। उसने कहा नहीं, कायनात के दो हिस्से हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग है, और उनके दरमियान एक सेपरेशन है, लेकिन वो सेपरेशन सराउंडिंग का हिस्सा है। यानी एक बीकर, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब बीकर सिस्टम नहीं है, अंदर मौजूद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिस्टम है। बीकर क्या है? बाउंड्री है। बीकर क्या है? बाउंड्री है। और वो बाउंड्री किसका पार्ट है? सराउंडिंग का पार्ट है। अब अगर रिएक्टेंट हीट एनर्जी रिलीज करेंगे तो पहले किसको मिलेगी? आसपास की एयर को मिलेगी या पहले बीकर को मिलेगी? तो बीकर हीट अप हो जाता है। ये चीजें अब हम पढ़ेंगे बेटा, चूंकि आप बच्चों का एक प्रॉब्लम रेड्यूस सिलेबस में नहीं पढ़ा, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट देना फर्ज है हमारा भाई, ताकि आपको समझ आए। फिर एप्टीट्यूड के बारे में जरूर मैं बता दूंगा कि एप्टीट्यूड में क्या क्या चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से। अभी हम थोड़ा सा थर्मोडायनेमिकल टर्म्स की बात करते हैं। आप सबको अगर लगता है टाइम हो गया तो आप जा सकते हैं क्लास से। अभी 8 मिनट्स हैं। थर्मोडायनेमिकल टर्म्स में एक थर्मोडायनेमिकल टर्म है सिस्टम। फिर सिस्टम की 3 टाइप्स है जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। कौन सा वाला सिस्टम इम्पॉसिबल है? सराउंडिंग। बाउंड्री लेयर, पार्ट ऑफ सराउंडिंग। फिर इसके बाद है स्टेट, देन स्टेट फंक्शन। ये सब क्या कहलाते हैं? थर्मोडायनेमिक में यूज होने वाली टर्म्स। सही है। फिर एक कोड याद कर लो, मेरे ख्याल से मैंने इससे पहले भी बताया था गैसेस में। मैंने तब कहा था स्टेट प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक चैप्टर में। पीटीवीएम, पीटीवीएम स्टेट है, और एक होगा पीटीवी एमडबलई, ये स्टेट फंक्शन। P प्रेशर, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम, M मास या मोल, E एनर्जी इंटरनल या कोई भी एनर्जी, और दूसरा E एंट्रोपी। एक ही एनर्जी और एक ही क्या है? एंट्रोपी। अब जैसे इस रूम को मैं मान लूं अगर सिस्टम है, इस रूम में बहुत सारे कंटेंट हैं, सोशल मीडिया वाले नहीं, सही है भाई। अब हर एक बॉडी में अलग अलग, अब ऐसा नहीं होगा कि इस रूम में जैसे हाइड्रोजन गैस होगी, गैसेस अलग अलग होंगी, आप बॉडीज मौजूद हैं। इसके अलावा जैसे ये प्रोजेक्टर मौजूद है, ये इसकी हीट एनर्जी सबसे ज्यादा होगी अभी, सही है। अब हर किसी का एक हीट कंटेंट है, उन सबको सम करोगे तो ये, अगर इस रूम को हम सिस्टम मान लें तो इस रूम की इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इस रूम की अंदर मौजूद जितनी भी बॉडीज है उन सब बॉडीज की एनर्जीज का सम, हीट कंटेंट का सम। अब हीट कंटेंट जो है एक्चुअली थ्योरी में समझाने में बहुत टाइम लगता है, एप्टीट्यूड में हम चूंकि बच्चों ने थ्योरी में पढ़ा होता है, इसलिए हीट कंटेंट को मैं नेक्स्ट क्लास में जरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि हीट कंटेंट एक कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन हमें आदत है रटने की, सही है। अब अगर हीट कंटेंट को समझ लिया, समझो आगे पूरा चैप्टर समझ आ रहा है। वो बच्चे जो आगे चलकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उनको समझ आएगी बात एक्चुअली कि ये हीट कंट्रोल क्यों जरूरी हमारे लिए। अब जो रॉकेट्स हैं जो स्पेस में जाते हैं, उनके इंजन हैं क्रायोजेनिक इंजन।
अब ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं? रैम जेट होते हैं, स्क्रैम जेट होते हैं। रैम जेट वो होते हैं जो साउंड की स्पीड प्रोवाइड करते हैं किसी भी जेट इंजन को, यानी उनको कहते हैं सुपरसोनिक। साउंड की स्पीड 1 से लेकर 3 टाइम्स तक, अगर 5 या प्लस हो जाए तो उनको कहते हैं हाइपरसोनिक, और वो स्क्रैम जेट से आती है। फिर होते हैं क्रायोजेनिक इंजन, जिससे हम एस्केप वेलोसिटी लेते हैं। अब आप सब जानते हैं एस्केप वेलोसिटी क्या है। अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप होने के लिए क्या चाहिए होती है? वो कितनी है? फुटबॉल के 4 ग्राउंड 1 सेकंड में क्रॉस कर जाएं अगर, वो एस्केप वेलोसिटी होती है। वो एक्वायर करते हैं रॉकेट्स। आप में से वो बच्चे जो अगर नम्स का टेस्ट देंगे, इस तरह के हैवी हैवी क्वेश्चंस भी आते हैं। सही है? नहीं, रैंडम। क्रायोजेनिक इंजन सही है भाई। एक चीज और बेटा, हीट एनर्जी जो है डिपेंड करती है, जो ये मैंने अभी स्टेट प्रॉपर्टीज बताई ना, इन पर स्टेट प्रॉपर्टीज जो है PTVM। अब आपने कहां पढ़ी है? ये आपने पढ़ी है चैप्टर नंबर 2 में। P प्रेशर, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम, M मास या मोल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स कम कर दो ज्यादा, अभी आएगा हीट कंटेंट। मॉलिक्यूल्स कम कर दोगे, हीट कंटेंट भी क्या होगा? कम होगा। मॉलिक्यूल्स ज्यादा कर दो, हीट कंटेंट क्या हो जाएगा? सही है। अच्छा, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें जो जेट्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, इनमें भी जो इंजन्स लगे होते हैं, मिसाइल में भी एक तरह का इंजन लगा होता है, या तो रैम लगा होता है या सॉलिड रॉकेट फ्यूल यूज हो रहा होता है, या स्क्रैम जेट लगा होता है। इन सबको हम डिस्कस जरूर करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्लास में हम पहले ये बेसिक टर्म्स बिल्कुल सिंपल वाली पढ़ेंगे, देन डिटेल में आएंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास खत्म होगी। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद दीज। मुझे कोई भी याद करवाएगा बेटा, लिख लें आप लोग, ये लिख लें। मुझे बताएंगे आप लोग के सर आपने थर्मोडायनेमिकल टर्म्स पहले बतानी है, इनको हम देखेंगे। फिर इससे आगे मैं आपको बताऊंगा थर्मोडायनेमिक के लॉज। आपने 2 लॉ थर्मोडायनेमिक के फिजिक्स में पढ़े, पढ़ लिया सबने? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के नहीं? एक मिनट नहीं। थर्मोडायनेमिक के लॉज में एक फिजिक्स में था केल्विन क्लॉजेस स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कौन सा है? यस, एंट्रोपी। नहीं, एक्चुअली उसको हम फिर थर्ड में कंसीडर करते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। और एंट्रोपी क्या है? ये भी एक आइडियल है, और ऐसा आइडियल है अचीवेबल आइडियल है। बाजू का ऐसा ही होता है ना, आइडियल वो होता है जो अचीव ही नहीं होता, सही है ना? तो बेटा उसको आइडियल कहते हैं इसीलिए। बट एंट्रोपी जो है वो आइडियल है जो अचीवेबल है, ये हम आगे देखेंगे चैप्टर में। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास में खत्म हो गया। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिकल टर्म्स से स्टार्ट करेंगे।